नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दोपहर का डिबेट का नंबर 1 शो। मैं हूं आपके साथ अनुराग। रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा पर अब सियासी बवाल बहुत तेज हो गया है। जिन जिन राज्यों में हिंसा हुई वहां पर बीजेपी हमलावर है। हिंसा के लिए राज्यों की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहां की कानून व्यवस्था इस वक्त सवालों के घेरे में। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या 2024 में चुनाव है, इसीलिए देश में तनाव है। ऐसे तमाम मुद्दों पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरे मामले को समझाने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामनवमी पर देश के कई शहरों में हुई हिंसा की आग अब तक शांत नहीं हो पाई है। पिछले 5 दिनों से कहीं ना कहीं किसी बहाने से उपद्रवी उत्पात मचा रहे हैं। देश की शांति व्यवस्था को भंग करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। बिहार टू बंगाल बवाल नहीं थम रहा है। हावड़ा हिंसा के बाद बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले में कल देर शाम बीजेपी नेता राजू झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं बिहार के सासाराम और नालंदा को दोबारा सुलगाने की साजिश रची गई। हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। संपूर्ण सासाराम क्षेत्र में धारा 144 लागू की जाती है। अब राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहां के बारे में तो तत्काल एक एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया, लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहां भी कंट्रोल किया, लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। जनता को तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। नालंदा जो आपका गृह जिला है, वहां रामनवमी का जुलूस निकलना तय था। आपका आईबी क्या कर रहा था, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, आपकी सरकार क्या कर रही थी। बिहार के अलावा बंगाल में भी रामनवमी के दिन खूब बवाल हुआ। हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ ने वहां की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। राज्य की ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई है। कि पिछले दिनों में हावड़ा में जो हुआ, ये जो मर्डर जो हुआ, दिन दहाड़े गोली मार के मारना, ये तो गैंगस्टर वाले चीज है जो हम कभी दूसरे राज्य में होता है ऐसे सुनते थे। आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो प्रूव कर रहा है कि पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल यह है कि रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा पर हमला क्या सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। इतने दिनों बाद भी उपद्रवी गैंग आखिर एक्टिव कैसे हैं? जिन राज्यों में गैंग एक्टिव हैं, वहां क्या कानून व्यवस्था बौनी साबित हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब इस पूरे गेम को समझिए। जिन राज्यों में हिंसा हुई, उन राज्यों को लेकर बीजेपी उन राज्य की सरकारों पर सवाल उठा रही है, जबकि वो राज्य की सरकारें बीजेपी पर हमलावर है। सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या 2024 में चुनाव है, इसीलिए इस तरह का तनाव है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए। धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव उनियाल हमारे साथ जुड़ गए बतौर राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर जुड़ गए बतौर आरजेडी के प्रवक्ता। लोकेश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। बादल देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए बतौर राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आप ही से करता हूं, नवल किशोर जी। आप मुझे ये बताइए कि कानून व्यवस्था फेल है और क्या इसीलिए पूरे यह सियासी खेल चल रहा है क्या? क्योंकि आप देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम पर कानून पर किसी तरह से बातचीत सरकार नहीं कर रही है। वो कह रही है कि फला के वजह से हुआ, फला कह रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ। क्या ये मानकर चले कि ये जुबानी जुगाली सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि अपने आप को बचाया जा सके और लांछन दूसरों पर लगाया जा सके? धार्मिक माहौल में इस तरह की घटना होना बेहद दुखद है और इसको उस नजरिए से देखने की जरूरत है कि अगर कोई उपद्रवी तत्व इसमें शामिल है तो उसको रेखांकित करके अगर की गुंजाइश का है, अगर नहीं तो उपद्रवी तत्व शामिल है तभी तो एक नहीं दोहरा के वापस हिंसा हो जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए सरकार एक्टिव है और कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। वहां पे पुलिस और कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम करने के लिए जुटी हुई है प्रशासन, इसमें कोई कमी नहीं है।
लेकिन जो भाजपा के लोग एकदम आरोप लगाने पे तुले हुए हैं कि ये जंगल राज है यहाँ पर, और पहले से भी कहते आ रहे हैं, तो किसी भी घटना को जंगल राज के नजरिए से और उस तरह से राज्य को कटघरे में खड़ा करने के लिए बात है। आप एक बात समझाएंगे, ये कमी नहीं है, ये कैसे आप तय कर रहे हैं? क्योंकि सासाराम और नालंदा का जिक्र इसलिए करना बहुत जरूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ वो जिला है, वहीं से वो ताल्लुकात रखते हैं, वहीं से अपनी सियासत की ABCD ककारा उन्होंने आगे बढ़ाया है। मुझे बताइए कि आपका सब कुछ सही होने का पैमाना क्या है? क्योंकि एक बार हिंसा होती है, पुलिस सब कुछ कंट्रोल में करती है, फिर अचानक सब कुछ हो जाता है। तो जब सब कुछ ठीक था तो दोबारा क्यों हो रहा है? आप अति उत्साह में बिहार के मुख्यमंत्री को एक जिला से जोड़कर उनको सीमित करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। पूरे बिहार की कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है और उसके वो काम कर रहे हैं। जहां कहीं भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसको जायजा लेना, नियंत्रित करना और पूरे पुलिस और प्रशासन को उस पर तत्पर होने के लिए निर्देश देना, वो तो काम कर ही रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं। मीडिया में भी ये खबरें आ रही हैं। लेकिन नवल किशोर जी, आप मेरा अति उत्साह तो देख रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये अगर मुख्यमंत्री के गृह जिले में हो रहा है तो ये तो सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। ये सब कुछ वो चुनावी विसात से जोड़कर बता रहे हैं। देखिए, गिरिराज सिंह जी तो ये विपक्ष आरोप लगा रहे हैं आप पर। बिल्कुल। देखिए, गिरिराज सिंह इस तरह का बयान देने के लिए भाजपा के पोस्टर बॉय हैं। आप उनका राजनीतिक इतिहास देख लीजिए तो इसके अलावा वो कुछ जानते भी नहीं है। हमें लगता है कुछ उसके अलावा वो तैयारी भी नहीं करते हैं। जब भी कुछ को होता है तो उसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखते हैं। वो चाहे चुनाव हो या कोई भी घटना हो या मुख्यमंत्री पे ही टिप्पणी क्यों न करना हो, उनके जुबान में यही सब बातें हैं। मेरा कहना है कि विपक्ष को भी इस ऐसे घटनाओं को बहुत संजीदनी पूरा संवेदना से देखने की जरूरत है और अपील करनी चाहिए जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं और जिनके लिए काम करते हैं, वो बिहार की जनता से अपील करें। एक आखिरी चीज बताइए सर, मुझे एक आखिरी चीज बताइए, जिम्मेदारी किसकी बनती है अगर प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा है? तो सरकार की बनती है, विपक्ष की बनती है? ये तो देखिए, ये तो एक दल कहता है खोजदा की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो हम सबकी है। पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे। जब पक्ष सरकार में है, वह काम कर रहा है नियंत्रित करने के लिए, तो आप इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे कि और घटनाएं घटित हो। ठीक है, धनंजय को ये बताइए, बीजेपी के लोग अमित शाह के लिए इकट्ठा हुए थे और इसीलिए ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। दरअसल ये स्टेटमेंट है शालिनी मिश्रा का, जो कि जेडीयू की MLA हैं। वो कह रही हैं कि अमित शाह दौरे पर थे बिहार के और उनके समर्थन में जो बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, उनकी देने की आज बिहार जल रहा है। डगर करने वाली सरकार किस डगर चल रही है और सरकार का सरोकार समाप्त होना किसी भी स्वस्थ समाज के लिए अच्छा नहीं। और नीतीश कुमार जी बिहार को क्या सुरक्षित रखेंगे? अपने घर परिवार को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। जहां से उन्होंने राजनीति का कहरा पढ़ा, जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, वो आज अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और दूसरी जो पार्टी उनको सहयोग कर रही है, उस पार्टी के सत्ता में आने से ही उन्होंने खुद ही उन्होंने कहा कि जंगल राज की तस्दीक। आप जंगल राज तो पुरानी बातें हो गई, जंगल में भी कुछ नियम कायदे होते हैं। जिसके साथ वो सरकार में, उनके यहाँ तो कोई नियम कायदा होता ही नहीं है। यहाँ पर जब दंगाइयों के हौसले ये बताते हैं और सरकार का मौन रहना, एक तरह से मौन होकर के, मुख होकर के देखना, मौन यही बतलाता है इस निर्वाचित सरकारों का राजमहल की दीवारों का रिश्ता है हत्यारों का। ये जो समाज के हत्यारे हैं, जो दंगाई है, कि जो दंगा, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। के कोख से जो दंगा के दिन निकल के आया, बड़ी बातें हुई हैं बिहार में, बड़ी बातें हुई हैं, लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है सर, तो ये बड़ी बात तो है। रखने की वजह से उस बड़ी बात है, आप कहिए। संभालने के लिए इन लोगों ने, लेकिन बिहार इनसे संभाल नहीं रहा है। एक लाइन भी सुने हैं, उन्होंने अपील किया है बिहार की जनता से, अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री है। अच्छा, ठीक बनाए रखने के लिए भी एक लाइन बोल दो। हो चुका है। नहीं, धनंजय गिरी जी वो कह रहे हैं कि आप बतौर विपक्ष आप भी अपील कीजिए बिहार की जनता से कि वो शांति बनाए रखें। देखिए, अगर ये कहने में उनको शर्म आएगी, मानने वाले दंगाई होते तो इनकी अपील की जाती, लेकिन हम तो स्वस्थ समाज के लोग हैं। बताइए, जिसके पूरा राजनीति में ही दंगा रहा है, जब सरकारें जिसके राजनीति में ही, जिसके चरित्र में ही विभाजनकारी राजनीति रही है, वो कितना घटिया, वो किस तरह का बात कर रहे हैं। लेकिन नवल किशोर, किसी के राजनीतिक चरित्र पर क्या ही सवाल उठाना? जो लोग आपको सत्ता में आया, आप ही के साथ बैठकर सत्ता चला रहे हैं, आपको बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि जो घटना है उस पर बात करनी चाहिए। वो पूरा राजनीति बता रहे हैं कि जो लोग राजनीतिक
तौर पर आपके विरोधी थे और आपको कोस कोस का सत्ता में है, सुशासन बाबू का एक वो पूरा जुमला गढ़ा, आज वो आप ही के साथ बैठकर सरकार चला रहे, तो राजनीतिक शुचिता की बात आपसे करें कि उनसे करें, सभी तो एक ही जैसे। इनको पूछना चाहिए ना कि 17 में कैसे एक्सेप्ट कर लिए थे। ठीक है, मैं एक बार फिर से आऊंगा धनंजय गिरी आपके पास, लेकिन बादल देवनाथ साहब, ये स्थिति पश्चिम बंगाल की भी अलग नहीं है, इस तरह की पश्चिम अनहोनी बंगाल में घटनाएं भी कभी यही नहीं सब हुई। कुछ हो रहा है। आधे घंटे में शासन और दंगल आ जाता है। मजबूत नहीं, ठीक है, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। आधे घंटे में बदल जाता है ना चलने वाली सरकार। ठीक है धनंजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, नवल किशोर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, बादल देवनाथ साहब, लेकिन बंगाल की स्थिति तो इससे बिल्कुल जुदा नहीं है। बंगाल में भी तो यही सब कुछ हो रहा है, हावड़ा में हिंसा रुकती है, वापस हिंसा हो जाती है, और बल्कि अब तो बंगाल को नजीर के तौर पर लोग देने लगे हैं कि अगर बिहार सुधरा नहीं तो बंगाल जैसी हालत में आ जाएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, बंगाल में 294 विधानसभा सीट है, 42 लोकसभा सीट है, एक ही जगह में कुछ हुआ, हिंसा हुआ, सब लोग जानते हैं। 294 सीटों पर और 42 लोकसभा सीटों पर कुछ नहीं हुआ, एक ही जगह में हुआ, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब मैं और एक लाइन आपको कहना चाहना चाहता हूँ अनुराग जी, जो लोग दंगा करते हैं, जो लोग दंगा फैलाते हैं, वह हिंसा फैलाते हैं, इन लोगों का ना कोई धर्म होता है, ना समाज, ना देश को प्यार करते, ना सम्मान करते। ये लोग दंगाई है, ये सब लोग जानते हैं। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ टाइम्स नाउ नवभारत के माध्यम से, जो लोग रामनवमी के दिन हर साल जुलूस निकालते हैं, इन लोगों को मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप रामनवमी के दिन बंगाल में जो हुआ, हथियार लेके, तलवार लेके, पिस्तौल लेके आग जलाने का कोशिश, हर जगह पे गाड़ी फोड़ करना, आप पत्थर के बारे में नहीं कह रहे हैं बादल देवनाथ साहब, आप पत्थर के बारे में नहीं कह रहे हैं, उसमें कोई पत्थर लेकर नहीं गया था, पत्थर बरसे थे घरों से। दूसरा बात है अनुराग जी, भगवान विष्णु और भगवान राम त्रेता युग में या सत्य युग में बोल दिया, जब भाई रामनवमी जब आएगा उसी दिन तुम लोग सब जुलूस में हथियार लेके, अस्त्र शस्त्र लेके, तलवार लेके, पिस्तौल लेके तुम जुलूस निकलोगे और मेरा नाम लोगे, राम राम जय श्री राम लोगे। सिया के साथ तो नाम नहीं लेते, जय सिया राम नहीं बोलते, सीता माता का नाम तो नहीं लेते, लेकिन रामनवमी के दिन मैं कहना चाहता हूँ, रामनवमी के दिन आप शंख बजाइए, घंटा बजाइए, उदीप दिया जलाइए। एक तो पहली बात ये कि आपसे पूछकर कोई अपने आस्था को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सबकी आस्था अलग अलग है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि उसमें उपद्रवी तत्व थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकेश बिंदल जी, ये टाइमिंग आपको नहीं लगता कि बहुत क्रूशियल है? अगले साल चुनाव होना है, उससे पहले ये सारी जो तनाव की स्थितियां हैं, ये बनना क्या ये पूछने पर मजबूर नहीं कर देती कि सिर्फ चुनाव है इसीलिए ये तनाव पैदा किया जा रहा है? अब कौन कर रहा है ये आप लोग बेहतर बता पाएंगे। हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण का कोशिश कर रहा है 2024 के लिए। अनुराग जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, अगर हम प्रशासन की बात करते हैं, किसी भी तरीके की जब यात्रा निकाली जाती है तो वहां की पुलिस से परमिशन ली जाती है, वहां का जो रूट है निश्चित किया जाता है, पुलिस के पास प्रिवेंटिव डिटेंशन की ताकत होती है जी, और धारा 144 लगाई जा सकती है। तो मैं ये मानता ही नहीं कि पुलिस की जानकारी से अलग इस तरह की कोई घटना हो सकती है। पुलिस को बहुत अच्छी तरह उस एरिया के बारे में मालूम होता है, कौन उपद्रवी लोग हैं, उनका क्या पास रिकॉर्ड है, ये पुलिस की जानकारी में होता है। लेकिन इसका खामियाना, इस राजनीति का खामियाना एक आम व्यक्ति को भोगना पड़ता है। उसकी दिनचर्या खराब हो उसकी रोजी रोटी खराब हो जाती है, कभी कभी जान से हाथ धोना पड़ता है। बात इसमें दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की है। जब मैं यूपीए कार्यकाल की बात करता हूं, उस समय कम्युनल वायलेंस बिल लाने की बात हुई थी, 2013-14 की बात, जिसे बीजेपी ने उसका विरोध किया था कि कम्युनल वायलेंस बिल नहीं लाना चाहिए। लेकिन आज इस कम्युनल वायलेंस बिल की जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि आजकल क्या है, धर्म के नाम पर राजनीति होने लगी है, और इस धर्म के नाम पर राजनीति से एक आम आदमी उसके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगा है। आप देखिए, आप इन सभी फोटो जो आप दिखा रहे हैं, फोटो ये हमारे दर्शकों को बताती है, किसी के चाय की दुकान है, किसी की छोटी मोटी रोजमर्रा की जीवन शैली है, बाजार है, कहीं पर जिससे उस आदमी का घर चलता है, उसे जलाकर राख कर दिया गया है। इनकी जो इस आग से जो राजनीति की रोटी सेकी जा रही है, उससे एक व्यक्ति का घर जला है, उसका बिल्कुल सर, टू द पॉइंट बात यही है कि इस आग में जल कौन रहा है। राजनेता अगर ऐसा करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो जाहिर बात है उनकी राजनीतिक चमक रही है, लेकिन अगर जलने वाला कोई व्यक्ति है तो वो आम जनता है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, संजीव उनियाल का एक मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मुझे ब्रेक पर भी जाना है। संजीव सर, मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा क्राइम चैप्टर, हिंसा का ये जो पूरा चैप्टर इस वक्त देश देख रहा है, क्या इसका आखिरी पन्ना जो है वो चुनाव पर खत्म होता है? क्या चुनाव के साथ बिछाई जा रही है?
कानूनी विद्यार्थी होने के नाते राजनीतिक विश्लेषक किस तरह से होनी चाहिए, उसकी मैं थोड़ा सा आपको शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको क्लियर कट बताता है कि यूनियन लिस्ट कौन सी है, स्टेट लिस्ट कौन सी है और कंकरेंट लिस्ट कौन सी है। तो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस इज प्योरली अ स्टेट सब्जेक्ट। यूपी में जो हुआ, बंगाल में जो हुआ, उसके लिए एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन के जिम्मेदार है। आपको लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। अगर कोई इन्फंट्रेशन होता है, कोई ईडी का मुकाबला होता है, रॉ आती है, तो आप एकदम जो है उंगली उठा के यूनियन गवर्नमेंट की तरफ इशारा करते हैं कि नहीं, ये हमारा प्रेरोगेटिव है, ये हमारा स्टेट राइट है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर में आप दखलंदाजी नहीं करेंगे, जबकि उनके पास अधिकार है कि सेंट्रल एजेंसीज को एंटर करने का। परंतु अगर कोई प्रोसेशन निकलता है सीधे हिंदू का ही प्रोसेशन नवरात्रे पर निकलता है, नवरात्रों के 7 दिन 8 दिन के व्रत रखने के बाद जब रामनवमी मनाने के लिए हिंदू जाते हैं, तो 1946 का सबसे खतरनाक आपको ध्यान होगा, बंगाल में वो दोबारा से रिपीट होता है राइट, और ऐसा ही यूपी में, ऐसा ही आपने देखा है सर, इन्हीं रेफरेंसेस के साथ बात करेंगे सर। आपने बहुत अच्छी बात कही है, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के उस पार भी ये बड़ी चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रामनवमी और उसके बाद हुई हिंसा अलग अलग देश के राज्यों में ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कानून व्यवस्था पर बात ना कर आखिर इसमें सियासी लाग लपेट क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान अलग अलग पार्टियों के जुड़े हुए हैं। मैं बहुत जल्दी से आपके पास आता हूं डॉक्टर नवल किशोर जी, क्योंकि बिहार में हमने ये देखा कि इससे पहले भी जब दुर्गा विसर्जन का मौका था, जुलूस निकाला गया, तब भी इसी तरह की जो घटनाक्रम थे वो सामने आए थे। फिर हमने बीच में इस तरह की घटना देखी और एक बार फिर से यही तस्वीर हमें देखने को मिली रामनवमी के मौके पर। सर, सवाल यह है कि क्या कोई टूल किट एक्टिव है, और खास तौर पर इस तरह के राज्यों में वो लगातार एक्टिवनेस के साथ काम कर रहा है, क्योंकि हिंदू पर्वों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है और उसमें जो पूरा एग्जीक्यूशन है वो एक ही तरीके का है कि जुलूस निकलता है धार्मिक, उस पर पथराव होता है, उसमें लड़ाई झगड़ा होता है और फिर उसके बाद आगजनी की जाती है, शहर भर में कर्फ्यू लगाना पड़ता है। तो क्या लगता है कि ये एक टूल किट का हिस्सा है, कुछ राज्यों को टारगेट किया जा रहा है जिसके तहत ये सब कुछ अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, एक राजनीति को समझने की जरूरत है। जैसे ही बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, आधे घंटे के अंदर में बीजेपी अपने तमाम साथियों के साथ यह पूरा भारत देश में सूचना फैला रहे कि यहाँ पर जंगल राज आ गया। वही मुख्यमंत्री, वही डीएम, वही एसपी, वही सारा प्रशासन आधे घंटे में ये पूरा देश में हल्ला मचाना, हाय तौबा करना, जबकि वह सरकार जो बनी थी वो स्वतः बनी थी। वो सरकार महाराष्ट्र जैसे नहीं बनी थी जहां पर कि वहां के एमएलए को गुजरात ले गया, असम में उनके मुख्यमंत्री का अभिवादन कर। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, एक करके सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे गिरिए मत, सुन लीजिए पहले, आप बताते हैं। आप बोलिएगा अपने समय में। गिरे हुए लोग हैं, आपको मैंने उंगली उठाया हाथ करने के लिए, आपकी तरफ बदतमीजी नहीं, नहीं, बीच में बोलना, वो संजीव मुनियाल जी कुछ कहना चाह रहे थे, डॉक्टर नवल किशोर जी बीच में चालू हो जाते हैं। ऑब्जेक्शन रेज किया है, मैं आ रहा हूं संजीव जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक करके मैं बहुत छोटा सा जवाब देना चाह रहा हूं डॉक्टर नवल किशोर। बात को सुनिए, नवल किशोर यादव जी बात को सुन लीजिए, और आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 15 आधे घंटे के अंदर। अरे ये राजनीतिक विश्लेषक कौन है भाई? अरे ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक को भाजपा का अध्यक्ष बना रहा है। प्लीज सवाल मुझे पूछ लेने दीजिए, सवाल मुझे पूछ लेने दीजिए। ठीक है धनंजय गिरी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, अगला नंबर आप ही का है। डॉक्टर नवल किशोर साहब मुझे बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। मैंने सिर्फ उंगली उठाई थी अपनी बात कहने की। ठीक है सर, उनको वो गलतफहमी हो सकती है, इतना थोड़ा सा मार्जिन आप दे दीजिए, वो आप ही के राज्य के नेता हैं। मुझे ये बताइए नवल किशोर जी कि ये क्या टूल किट का हिस्सा है? और आप कह रहे हैं कि सीधे तौर पर कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कामकाज होता है उसके अंतर्गत आता है राज्य की कानून व्यवस्था। तो अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो इफ और बट आप गिनिए, राजनीतिक उसके मायने आप निकालिए। जनता ये सवाल पूछेगी कि आप कर क्या रहे हैं। देखिए, जनता इस बात को समझती है, और मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि सरकार का मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। अगर विपक्ष की भाषा ये है तो विपक्ष जिनको रिप्रेजेंट कर रही है उनमें भी ये तमाम तरह के भ्रम फैलाते हैं कि ये लोग दंगाई हैं, ये लोग जंगल राज वाले हैं। तो ये लोग तो अपने लेकिन दबी जुबान में इन हिंसा के बाद वहां पर लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जानबूझकर अपने राजनीतिक फायदों को देखते हुए जमकर लाठियां नहीं चलाई, और यही वजह थी कि एक बार हिंसा कंट्रोल हुई तो दूसरी बार वापस वो हिंसा भड़क उठी। अच्छा, ये देखिए, ये कितना हास्यास्पद बात है। कोई भी राज्य, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो क्यों चाहेगा कि वहां पे राजनीति, वहां पे जो कानून व्यवस्था वो बिगड़ेगा, ताकि ये लोग जो कि खुद दंगाई पार्टी हैं वो सवाल उठाएं उस पे। देखिए, मामला ये नहीं, कोई भी धर्म के हो,
क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों को मौका है यहाँ पर रहने का, सेकुलर राज है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद है। यहाँ पर हर धर्म की यह जिम्मेदारी बनती है। मुझे इस बात का जवाब दो। सुन, अरे ये कौन बीच में बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि इनको भी प्रवक्ता बना दीजिए ना। क्यों ये भी सशक्त बना है? अरे आप इंतजार तो कीजिए, आप इंतजार कीजिए, उनसे पूछ लीजिएगा, उनके माध्यम से पूछिए। सर प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए संजीव जी, प्लीज मैं आपसे बहुत बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं सर, प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। मुझे जवाब दरअसल इस पर चाहिए कि क्या लाठियां सब पर इक्वली बरसी, और अगर बरसी तो फिर वापस कैसे वो उन्मादी बाहर निकल आए? नवल किशोर जी देखिए, मैं जो बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ, बीच में आप पता नहीं क्यों रोक पा रहे हैं। ये ठीक है, देखिए आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी ये नहीं रोक पा रहे हैं। सरकार हमेशा कोशिश करती है कि वहां की कानून व्यवस्था बनी रहे। और ऐसा कोई, बिहार एक इकलौता राज्य नहीं है जहां पर कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं। आप देखिए कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है और अपील करना भी जरूरी है कि जो भी धर्म, चाहे हिंदू, ये जो भाजपा वाले तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, जबकि सबसे संख्या ज्यादा उनकी है। ये कह के और लोगों में उन्माद पैदा करना, इसके लिए तो ये जिम्मेदार है। मैं सिर्फ ये सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है बतौर विपक्ष ना। आप अपील कर रहे हैं धनंजय गिरी साहब, आप खुद ये सब करवा भी रहे राज्य भर में, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब एक राजनीतिक पार्टी का नेता ये कहे कि सबसे ज्यादा संख्या हिंदू के, सबसे ज्यादा यही लोग हैं, यानी कि खुद को हिंदू मानते ही नहीं है, ये उनकी बातों से स्पष्ट हो गया। उनकी बातों से आपकी समझ है गिरी जी, नहीं आपकी समझ की, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप रिप्ले करके अपना देख लीजिएगा, अपनी बात के स्टेटमेंट को खुद ही। आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ। नवल किशोर को जानते नहीं है, मैं जानता हूं कि धर्मेंद्र तेरी क्या अच्छे से जानता हूं, बताइए। और आप कह रहे हैं कि धर्म भी नहीं जानते हैं, आप ये भी नहीं जानते मैं कौन धर्म का हूँ। अरे आप इस तरह का भ्रम फैलाने के लिए जाने जाते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ धर्मेंद्र गिरी जी, अपने गिरावट को भाजपा के कार्यालय में रख के आइए, भाजपा के कार्यालय में रख के आइए, अपने पाठशाला में रख के आइए। आप इतना तनावपूर्ण बात कर सकते हैं, ये सबको मालूम है। सजायाफ्ता मुजरिम है। अरे फिर वही आ गए ना, वहीं पे मिला जुला। अच्छा ठीक है, अरे वहीं पर मिला जुला कर आ गए ना। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ठीक है धनंजय जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये एक दूसरे पर तू मैं मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा वर्क नहीं करेगा, और अगर डिबेट नहीं बैठकर एक दूसरे के धर्म और जाति पर टिप्पणी करेंगे तो समझा जा सकता है कि राज्य में फिर क्या चल रहा है और कैसे कम्युनल इंसाफ। मैं आ रहा हूँ धनंजय जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। हकीकत यही है। मैं लोकेश जिंदल जी के पास भी जाऊं, लेकिन बहुत जल्दी से संजीव जी मुझे ये बताइए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है तो कई विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उसी बुलडोजर पर सवाल खड़े करती हैं, लेकिन शायद ये बुलडोजर का ही कॉन्सिक्वेंसेस था, या दूसरे शब्दों में कहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये स्ट्रिक्टनेस थी कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ शांति से निकल गया। तो क्या दूसरे राज्यों के लिए ये नजीर नहीं है? देखिए, शासनम दंडेन, शासन दंड से चलता है, स्टेट को जो है डंडा उठाना पड़ेगा। ये राजतंत्र नहीं है, अगर कानून का राज है, पंथ के कानून का राज है, कहते हैं आपकी कानून के जानकार हैं, आपको मालूम नहीं है। अरे रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, मालूम है। तलवार आप इस तरह की घटिया बात करते हैं, शर्म नहीं आती है? को आपने सुना, शर्म नहीं आती है? क्या बोल रहे हैं अब नवल किशोर? बदतमीज आदमी से कैसे बात किया जाए? अब आप क्यों बदतमीजी आप बता दो। अरे ये कहते हैं कि ये कानून का राज है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो और एक तरफ दंड की बात करते हो। अरे कार्यपालिका दंड देती है, विधायिका दंड देती है, चीफ मिनिस्टर दंड देने के लिए है, क्या बात करते हैं? देखिए बिहार में क्या हो गया पलटू राम के राज में, ये पलटू राम फिर से पलटू मारने के चक्कर में जंगल राज के साथ आप खड़े हैं। आप देखिए बंगाल के बादल जी क्या कहते हैं कि हिंदू जो है वो तलवार लेके निकलता है। आप देखिए दो हिंदुओं का क्या है, बादल को देखिए और नवल किशोर को देखिए, ये वो हिंदू है, कैसे विश्लेषक हो है, ये भाजपा में चले जाओ। त्योहार के दिन जो पत्थर लेके नमाज पढ़ने की भाषा है, हिंदुओं की शर्म आनी चाहिए आपको, हिंदुओं को लूटते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, हिंदू से बाहर जाओ, पहले आदमी तो बन जाओ। अरे अच्छा हिंदुओं के अगेंस्ट बोलते हैं, ठीक है, एक मिनट, बहुत सीधा सा सवाल है संजीव जी, और बहुत सीधा सा सवाल है नवल जी। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी तो जिम्मेदार तो राज्य सरकार होगी, और सवाल उससे पूछा जाएगा कार्यपालिका,
विधायिका, इन सब की बात हो गई। देखिए सर, दोषियों को सजा दिलाने का काम तो कार्यपालिका और विधायिका ही करेगी ना, और न्यायपालिका बैठी है फिर दंड देने के लिए। तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, देश की हर जनता जानती है। लेकिन बादल देवनाथ जी, मुझे ये बताइए कि बंगाल में हालात कहां अलग है? बंगाल में भी तो यही सब कुछ हो रहा है, और वहां पर तो मुख्यमंत्री जब खुद ये कह दें कि फला के यहां पर अगर आप किसी भी तरीके से उन्माद भड़काएंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो वो तो खुद सेपरेट कर देती है धर्मों को दो हिसाब से। कोई कुछ नहीं हुआ बंगाल में, पूरा शांति है, दीदी है। सर क्या बात कर रहे हैं, कैसे कुछ नहीं हुआ? मैं हावड़ा की तस्वीर दिखाऊं क्या आपको? सुनिए ना सर, टाइम्स नाउ एक नेशनल चैनल है, पूरा बदनाम क्यों कर रहा है बंगाल के? भाषण मत दीजिए, विषय पर रहिए, आंसर भी ले लीजिए। बंगाल में पूरा शांति है, एक दो दिन कुछ हुआ था, लेकिन अभी पूरा शांति है। लेकिन भाजपा के लोग पिस्तौल लेके, हथियार लेके यहाँ पर ममता दीदी की निर्ममता से पूरा देश परिचित है, और जब खुद आपके चैनल पर पैनल पर बैठ के कह रहे हैं कि भाई आप क्यों चले आए, और भाई जब पत्थर लेकर के हाथों में घूम रहे हैं, जब कह दिया गया है कि उनके घर उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, वो हमारे बादल देवनाथ जी, यही मेरी बात, आप कह रहे हैं कि नेशनल चैनल है सर, नेशनल चैनल पर ही हम बंगाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और उसी नेशनल चैनल पर देखकर ही बंगाल की असल इज्जत जो है हो रही है। बिहार से पूरी भी स्थिति और बिहार और बंगाल की स्थिति है, उस बदहाली के लिए ममता दीदी की निर्ममता और ममता दीदी का ये स्टेटमेंट, अगर किसी के हाथ छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो एक तरह से खुलेआम कह दिया कि आप लोग फ्री हो, जो मन करे करो, तो संख्यक समाज को धीरे धीरे आप दबाओ, इन पर अत्याचार करो, जुल्म जबर करो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है धनंजय जी, एक मिनट, धनंजय जी एक मिनट, बादल देवनाथ जी को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एक मिनट बादल देवनाथ जी, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक शहर का या एक जिले का मामला है। सर अगर एक जिले का भी मामला है और लोग जान गंवाते हैं तो ये प्रदेश के लिए उतना ही बड़ा सब्जेक्ट ऑफ मैटर होना चाहिए। और अगर आप ये कैजुअल अप्रोच रखते हैं कि सिर्फ एक जगह हुआ, सिर्फ एक जगह, तो सर ये तो आपको बता देता है कि आप पूरे राज्य को लेकर क्या सोचते हैं। दो जगह होगा तो आप बोलेंगे सिर्फ दो जगह हुआ, तीन जगह बोलेंगे तो तीन जगह हो गया। सर ये क्या आप खुद सोचिए ना क्या जवाब दे रहे हैं, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ममता बनर्जी का सुशासन, इसका मतलब है ममता बनर्जी। और अगर कोई बंदूक लेकर चला गया, अगर कोई तलवार लेकर गया, तो फिर मुख्यमंत्री जो कि खुद गृह मंत्री वो बैठी क्यों है? कानून व्यवस्था को कैसे ठीक कीजिएगा आप? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फला जगह पर मुस्लिमों का इलाका था तो नहीं जाना चाहिए था, तो क्या आप ये कैटेगराइज करना पड़ेगा क्या कि ये इलाका हिंदुओं का, ये मुस्लिमों का है? नहीं अनुराग जी, आप ये नहीं कह सकते रामनवमी के दिन पिस्तौल लेके, हथियार लेके। अरे सर नहीं जाना चाहिए पिस्तौल लेकर, नहीं जाना चाहिए तलवार लेकर, लेकिन अगर कोई जा रहा है तो उस पर कार्रवाई कीजिए ना। आप पत्थर चलने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? कोई धर्म नहीं होता, पत्थर लेकर जाना चाहिए और रामनवमी के जुलूस। लोकेश सिंघल जी, लेकिन एक बहुत छोटा सा सवाल, मुझे अच्छी लगी आपकी बात जब मैंने पहला रिएक्शन आपका लिया। लोकेश सिंघल जी, अभी तक आपने कहा कि ये सब्जेक्ट टू राज्य सरकार है कि वो कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ओन करे, लेकिन क्या आप बतौर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी विपक्षी पार्टी आप ये कह पाएंगे खुलकर कि यहाँ पर जो दूसरी विपक्षी पार्टियां जो सरकार चला रही राज्यों में वो इसके लिए जिम्मेदार है? ठीक है धनंजय जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। लोकेश जी प्लीज, इट्स योर टर्न। शब्द नहीं निकल रहा है, शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि पत्थर चलाने वाले हाथों का देखिए ममता की निर्ममता। मैं कुछ कहना चाहूंगा अनुराग जी। बादल देवनाथ जी एक मिनट सुन तो लीजिए, क्यों स्पॉइल कर रहे हैं आप दूसरों का वक्त? लोकेश जी प्लीज। देखिए सही कहा आपने, अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन जो है ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। हाँ। और आज हम देखें तो भारतवर्ष में जिस तरह से धर्म के नाम पर आईटी द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है, वह एक बहुत बड़ा कारण है इस तरह के दंगों का, इस तरह के दंगाई हादसों का। आप देखिए एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ये दंगे बहुत बढ़ते गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जो है इस पर कोई भी ठोस कदम अब तक नहीं ले पाई है जो उसे उठाना चाहिए। हाँ। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी जरूर है कि किसी भी प्रकार की ऐसी दंगाई को ना होने दे, लेकिन ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई भी अगर मैसेज स्प्रेड किया जाता है, कोई भी कम्युनिकेशन दी जाती है, कोई भी तरह की मूवमेंट होती है, जमावड़ा इकट्ठा होता है, तो केंद्र सरकार इस पर कोई ना कोई नियम लेकर आए, कोई ना कोई एक्ट करे। नहीं लेकिन सर फिर दो बातें लोकेश जी, इसमें दो बातें, एक तरफ तो विपक्षी दल ये कहते हैं कि नहीं, एक मिनट लोकेश जी, मेरे दो चीजों को आप सुन लीजिए। पहली चीज तो ये कि विपक्षी दल ये कहते हैं कि फिर केंद्र सरकार करवा रही है, और आपने कहा कि जिसकी सरकार रहती है वो जानबूझकर तो नहीं करवाएगी, तो फिर केंद्र सरकार को क्यों कोसा जा रहा है? अगर किसी राज्य में हिंसा होती है तो अगर आप
केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो उसको भी अपनी रेपुटेशन की पड़ी है। और दूसरा सवाल इस बात को लेकर है कि फिर राज्य सरकारों की अगर जिम्मेदारी बनती है तो राजस्थान में पिछले साल करौली में जो हुआ उसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है सीधे तौर पर। अनुराग जी, अभी हाल ही में संभाजी नगर में जो हिंसा हुई उस पर वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने अपील की है कि एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज द्वारा इसकी जांच की जाए और इसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो पब्लिक के सामने लाई जाए। तो इस तरह की कोई ना कोई नियम प्रणाली तय करनी चाहिए कि इस प्रकार की अगर कोई वारदात होती है उसकी निष्पक्ष जांच होने लेकिन लोकेश जी आप सवाल से भटक गए। मेरा सवाल ये है कि राजस्थान सरकार जिम्मेदार थी करौली हिंसा के लिए। है देखिए, करौली हिंसा में अगर राज्य सरकार दोषी है तो इस पर केंद्र सरकार को उचित कदम उठाए जाने चाहिए। हाँ। मैं इस पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए भले ही कोई भी नेता हो किसी भी पार्टी का हो, पहले वो जनप्रतिनिधि है, उसके लिए जन। ठीक है बादल देवनाथ जी, वो कह रहे हैं कि फिर राज्य सरकारों पर कदम उठने चाहिए, तो फिर आप लोगों को किस बात की दिक्कत है अगर केंद्र सरकार कदम उठा रही है तो? लोकेश क्या हो तुम भाई, कांग्रेस का लीडर हो, क्या बोल रहे हो तुम? सोच समझ के बोल रहे हो। देखिए मेरा कहना केवल एक के बारे में क्या आंसर दे रहे हो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस तरह की अगर हिंसा होगी, अगर आम आदमी के जीवन पर बात आएगी तो ये पार्टी पॉलिटिक्स के परे है। बिल्कुल सही है, लेकिन जो लोग सारे हिंदू लोग तो जुलूस नहीं निकले, सारे बंगाल में सारे हिंदू 8 करोड़ लोग के हिंदू सब हावड़ा जिला में आ गए तो जुलूस निकाल दिया हत्या लेके। नहीं, कुछ लोग हैं जो लोग संघ परिवार में, केंद्र करते, जो लोग बजरंग दल करते, वही लोग रामनवमी के दिन जुलूस निकाल हत्या लेके पिस्तौल लेके। अरे बादल सर, आप तो अभी भी नहीं समझ पा रहे। वो हो सकता है भावी तौर पर आपके साथ चुनाव लड़े, लेकिन बादल देवनाथ जी सवाल तो ये है कि राज्य सरकार क्या कर रही थी अगर कोई पिस्तौल लेकर घूम रहा है तो? कहाँ बरसना है इस बादल को इंस्ट्रक्शन है। धनंजय गिरी जी प्लीज। दूसरा जगह पर बरसोगे तो फिर बोतल में बंद कर दिए जाओगे। इस बादल को कहाँ बरसना है ये पता है, किन पर बरसना है और किन पर तरसना है और किन पर बरसना है बादल को पता है। ठीक है, मैं आखिरी 10 सेकंड नवल किशोर जी मैं आपको जवाब चाहता हूँ। चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी तो लेनी होगी कि जो हिंसा हुई है उस पर वो स्टेप्स ले और कार्रवाई सब पर इक्वली हो और जल्द से जल्द हो। अनुराग जी, पूरे देश के अंदर 140 नवल किशोर जी 1 मिनट, नवल किशोर जी प्लीज। अंदर 100 करोड़ लोग हिंदू जो है ये लोग सब जुलूस निकल जाता है। ठीक है बादल देवनाथ जी प्लीज बोलने तो दीजिए दूसरे लोगों को। नवल किशोर जी प्लीज लास्ट 10 सेकंड है आपके पास। कुछ लोग देखिए राज्य सरकार जिम्मेदारी ले रही है तभी तो एक्ट कर रही है, तभी तो नियंत्रण कर रही है। हाँ। ये राज्य सरकार जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है, ये आप सोच भी कैसे सकते हैं? अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उपद्रवी तत्वों की गिरफ्तारी हुई है, वहां पे पुलिस है जो मार्च कर रहा है। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में फिर किसी तरह की कोई हिंसा ना हो और कानूनी कार्रवाई सब पर बराबर हो, चाहे वो बंगाल की बात कर लें, चाहे वो राजस्थान की बात कर लें, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे वो बिहार की बात कर लें या फिर गुजरात की बात क्यों ना। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।